सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। यूएसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 19 मार्च तक नई व्यवस्था पर रोक। केसरिया भारतीय कार्यकर्ताओं ने खुशी में मनाई होली। सीर गोवर्धनपुर वार्ड संख्या 23 में बिजली के जर्जर खंभे को बदलवाने के लिए किया गया भिक्षाटन। महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती पर निकली साहित्यिक पदयात्रा। और बीएचयू में छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प और मारपीट, एक छात्र घायल, परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती। और अब समाचार विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में गुरुवार को दो छात्र गुटों में मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को दो छात्र गुटों के बीच मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। रुइया छात्रावास में रहने वाले छात्र पीयूष तिवारी की दोपहर में बिरला छात्रावास के कुछ छात्रों ने कथित तौर पर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र आक्रोशित होकर बिरला चौराहे पर एकत्र हो गए। छात्रों के जुटने की सूचना पर लंका थाना इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा और बीएचयू चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पीएससी को भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही छात्र की पिटाई से नाराज छात्र गमछा बांधकर विरोध जताते नजर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे। पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद छात्र रुइया छात्रावास वापस लौट गए, हालांकि कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। लंका थाना इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्र से तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में परिसर और आसपास के इलाकों में शांति व्यवस्था कायम है। घटना की सूचना मिलते ही बीएचयू कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और पीएससी की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में लाई गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देखिए, रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ है। उसी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पथराव की भी सूचना आई थी, हम लोगों ने वीडियोज भी देखे कि कुछ पथराव यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो हैं इधर उधर हो गए हैं और अभी इनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जाए। यूजीसी के नए कानून पर केसरिया भारत संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च तक रोक लगा दिए जाने से संगठन के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त हुआ है। यूजीसी के नए कानून को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। केसरिया भारत संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी कानून विधेयक पर आगामी 19 मार्च तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। यूजीसी के इस कानून को लेकर पूरे देश में छात्र, शिक्षक और सवर्ण समाज से जुड़े लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विश्वविद्यालयों से निकाले गए लोगों द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के जिला मुख्यालय पर केसरिया भारत के बैनर तले लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि हवन यज्ञ किया और यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद धरनारत कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। होली से पहले ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो देश के लाखों छात्रों के भविष्य पर अंधेरा छा जाता। केसरिया भारत के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन्हें बड़ी राहत मिली है और वे न्यायपालिका का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि छात्रों और शिक्षकों के हित में यूजीसी के इस कानून को पूरी तरह से वापस लिया जाए। ये बहुत बड़ी जीत है, ये सत्य की जीत है, सनातन की जीत है। क्योंकि सनातन अगर सवर्ण कमजोर होता तो इस देश का सनातन कमजोर हो जाता। सनातन कमजोर होता तो अम्बेडकर जी का संविधान कमजोर होता। तो संविधान कमजोर होता तो इस देश में शरिया कानून लागू होता। तो हम लोग कतई नहीं चाहते थे कि यहाँ पे शरिया का कानून हो, यहाँ पे सनातन कमजोर हो, यहाँ का संविधान कमजोर हो। इसलिए हम लोगों ने पूरा मेहनत किया और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे केसरिया भारत के पूरे नौजवानों को, पूरे साथियों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जी, हम लोग जो यूजीसी द्वारा काला कानून लाया गया था, जो एक सवर्ण समाज को, एक वर्ग को ही पूर्व में ही दोषी मानकर
पूर्व में ही उसको आरोपी मानकर, शोषक मानकर, शोषित मानकर लागू किया गया था। उस कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुप्रीम रोक लगा दी है। उस रोक के लिए हम लोग आज यहाँ विजय जुलूस मना रहे हैं। हम यहाँ एक दूसरे को अबीर खेलकर बधाई दे रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से हम सभी अधिवक्ता समाज, हम सभी छात्र संगठन हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचा लिया। और जो रोक आगे 19 मार्च तक लगी है, हम जानते हैं कि ये आगे रोक बढ़ेगी और इस कानून में बहुत ही आवश्यक संशोधन करके ही इसको लागू किया जाएगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की जयंती पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रसाद जी के आवास तक पदयात्रा निकाली गई। महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती पर एक ऐतिहासिक पदयात्रा संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रसाद जी के आवास तक गुरुवार को निकाली गई, जिसमें भारी तादाद में काशी के साहित्यकार, शिक्षक, छात्र और समाज के अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से प्रसाद जी की कृतियों, उनके साहित्य, उनकी धरोहर को संजोकर आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने का एक सशक्त माध्यम साबित होगा। उन्होंने कहा कि काशी की हिंदी साहित्य ने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। दुनिया में हिंदी साहित्य को प्रसाद जी के साहित्य ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के जरिए प्रसाद का साहित्य आम पाठकों से जुड़ने का भी बहुत ही प्रभावकारी माध्यम बनेगा। पदयात्रा के संयोजक और प्रसाद जी की प्रपौत्री डॉक्टर कविता प्रसाद ने बताया कि यह पहली बार यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इसे प्रसाद की जयंती पर हर वर्ष निकाला जाएगा। इस पदयात्रा के माध्यम से हिंदी के छात्रों के साथ साथ आम पाठकों को भी जोड़ा जाएगा। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि पदयात्रा का आयोजन हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके इस नगर के पत्रकार, साहित्यकार, प्रबुद्धजन साक्षी हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर ने कहा कि आमजन को यह हिंदी साहित्य से जोड़ने का नायाब तरीका है। वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर राम सुधार सिंह ने कहा कि इस तरह की पदयात्रा से हिंदी मातृभाषा को लेकर आज की पीढ़ी में जागरूकता बढ़ेगी। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दयानिधि मिश्र ने कहा कि प्रसाद जी की कृतियाँ एक अमूल्य धरोहर हैं और हमें इस तरह के आयोजन से ही उनकी धरोहर को सहेजने का कार्य करने की आवश्यकता है। पदयात्रा में प्रमुख रूप से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कविंद्र नारायण, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर अतुल भारद्वाज, कवि गणेश गंभीर सहित भारी संख्या में लोग प्रसाद जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, महाकवि का नाम रहेगा नारे लगाते हुए चल रहे थे। काफ़ी किताबें लिखी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो साहित्य का जो मूल होता है, मूल जो उसका तत्व है वो कहीं ना कहीं खो रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस तत्व को समझ नहीं पा रही है। इसी को पुनः जागरण करने हेतु इस साहित्यिक पदयात्रा की योजना बनाई गई है, जिसमें काशी के विद्वान, साहित्यकार, समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें युवा को जोड़ने, आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से युवा जो है तुरंत आक्रोशित होकर तरह तरह के कार्य में लिप्त हो जाते हैं। तो ये समझ आनी बहुत ज़रूरी है आज के युवा पीढ़ी को। इसलिए ये साहित्यिक पदयात्रा प्रसाद जी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले बुधवार को वाराणसी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शास्त्री घाट पर आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहीं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। आगामी सर्वे SIR कराए जाने के नाम पर सरकार द्वारा उनके साथ शोषण किया गया है। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के संस्थापक संरक्षक बाबूलाल मौर्य ने कहा कि प्रदेश भर में लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साथ ही वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन सहित अन्य मांगों को पूरा किया जाए। धरना प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। हमारी सबसे पहली जो मांग है कि इनको किस श्रेणी में आप रख करके काम करवा रहे हैं ये हमको क्लियर करिए, या श्रमिक की श्रेणी में है तो वो भी क्लियर करिए, सरकारी कर्मचारी मानते हैं तो वो भी क्लियर करिए, संविदा का मानते हैं तो वो भी क्लियर करिए, भारत सरकार के कर्मचारी मानते हैं तो वो भी क्लियर करिए। उसको तय करके उस अनुरूप जो हमारा लाल कानून कहता है, संविधान कहता है, उस आधार पर हमको मेहनताना देने का काम करें। बीते 2 वर्षों से सीर गोवर्धनपुर वार्ड संख्या 23 में कई स्थानों पर बिजली के जर्जर खंभों के कई बार शिकायत के बाद भी न बदले जाने से बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। सीर गोवर्धनपुर वार्ड संख्या 23 में बीते 2 वर्षों से कई स्थानों पर बिजली के जर्जर खंभे लोगों की छतों पर लटके हुए हैं,
लगभग 3 से 4 खंभों की स्थिति अत्यंत भयावह है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा बार बार बिजली विभाग में शिकायत की गई, लेकिन समाधान के बजाय केवल आश्वासन ही मिलता रहा। पिछले 1 महीने से लगातार विभाग को अवगत कराने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूर्व में जब स्थानीय लोगों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा था, तब विद्युत विभाग के एसडीओ कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 10 दिनों के भीतर सभी जर्जर खंभे बदल दिए जाएंगे। दुर्भाग्यवश तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी खंभों को नहीं बदला गया। इस दौरान विभाग द्वारा खंभा बदलने के स्थान पर केवल वेल्डिंग कराना और बालू डालकर जर्जर खंभे को ढकने जैसा अस्थायी कार्य कराया गया, जबकि खंभा आज भी छत पर लटका हुआ है। यह कार्य न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि इससे साफ तौर पर ठेकेदार और अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार की आशंका भी सामने आती है। जब पुनः नए खंभे लगाने की मांग की गई तो एसडीओ श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि विभाग के पास न तो पैसा है और न ही नया खंभा उपलब्ध है। इस प्रशासनिक असंवेदनशीलता से आहत होकर आज सीर गोवर्धनपुर वार्ड 23 के दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने चंदा एकत्र कर 2000 की राशि एसडीओ कार्यालय में यह निवेदन करते हुए दी कि मानव जीवन की रक्षा के लिए खंभा बदल दिया जाए। शेष राशि भी आवश्यकता पड़ने पर जनता से एकत्र कर दी जाएगी। लेकिन इसके विपरीत एसडीओ कृष्ण कुमार गुप्ता द्वारा न केवल इस मानवीय प्रयास को ठुकराया गया, बल्कि धमकी भरे लहजे में कहा गया, जो करना है कर लो, खंभा नहीं बदला जाएगा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा है, वही विभाग लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। ये ऐसा सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 में 4 खंभे हैं, ऐसे 4 खंभे हैं, इसी तरह जंजर अवस्था में पड़ा है। यह देखिए, विरोध के बाद एसडीओ साहब बोले तो 2 दिन में बदल लेंगे, 10 दिन में, महीनों धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। इसको बालू से इसको छिपाए थे, तोड़ने में देखिए ये इतना बड़ा जंजर खंभा है, पूरा का पूरा खोखला। इसको वेल्डिंग भी किए हैं यह सब। तो देखिए छत पर खंभा सीधा नहीं किए हैं, छत पे खंभा उसी तरह टेढ़ा है। टेढ़ा खंभा को ही वेल्डिंग करके बालू लगा के ये सब क्या साबित करना चाहते हैं? इस खंभे के लिए बिजली विभाग के पास पैसा नहीं है, खंभा खरीदने का पैसा नहीं है, तो आज हम श्री गोवर्धनपुर वार्ड में भीख मांगकर यह पैसा जुटाकर एसडीओ साहब को, जेई साहब को, बिजली विभाग में, बिजली मंत्रालय को, यहाँ के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, एमएलसी बनाए गए हैं, बिजली विभाग उत्तर प्रदेश के सदस्य भी हैं, फिर भी बनारस जिला में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में यह हाल है। दालमंडी चौड़ीकरण अभियान में गुरुवार को चल रहे ध्वस्तीकरण के दौरान एक यूट्यूबर के सिर पर ईंट गिरने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत गुरुवार को चल रहे ध्वस्तीकरण में एक यूट्यूबर के सिर पर ईंट गिरने से वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल यूट्यूबर की पहचान बरेली निवासी सौरभ के रूप में हुई है। अस्पताल में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह और चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह ने उससे पूछताछ की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आते ही सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब के रूप में बदल गया है। वहीं मंदिर स्थित पौराणिक इमली के वृक्ष भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती आते ही सीर गोवर्धनपुर मिनी पंजाब के रूप में बदल जाता है। सीर गोवर्धनपुर में स्थित इमली का पौराणिक वृक्ष लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी गुरु रविदास जी की जयंती पर लोग पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग श्री गुरु रविदास जी का दर्शन करने के बाद इस पौराणिक इमली के वृक्ष पर आकर शीश नवाते हैं और इसके पत्ते को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। संत रविदास का गांव सीर गोवर्धनपुर रैदासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। संत के मंदिर के साथ ही लगे इमली के पेड़ से रैदासियों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। गुरु चरणों की रज पाने के लिए देश और विदेश से आने वाले रैदासी इमली के पेड़ में कलावा जरूर बांधते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं। मानता है कि इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर संत रविदास सत्संग किया करते थे। इतना ही नहीं, इस इमली के पत्ते को लोग अपने घर प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और यहाँ की मिट्टी को लोग तिलक के रूप में अपने सर पर लगाते हैं। ऐसी मानता है कि इस इमली के पत्ते को अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो इस इमली के पत्ते को देने से वह ठीक हो जाता है। सीर गोवर्धनपुर के रहने वाले स्थानीय निवासी पंकज यादव ने बताया कि संत हरिदास ने जब मंदिर की नींव रखी तब इमली का पेड़ सूखा हुआ था, लेकिन लगातार पानी देने से इसकी जड़ें फिर से हरी हो गईं। आज यह पेड़ का रूप ले चुका है और रैदासियों के लिए आस्था केंद्र बन गया है। स्थानीय लोग किसी भी शुभ अवसर पर इमली के पेड़ पर मौली बांधते आते हैं। संत रविदास की जयंती पर सीर आने वाला हर श्रद्धालु संत रविदास के मंदिर में चरण रच पाने के बाद इमली के पेड़ की भी परिक्रमा करता है। खासकर महिलाएं इस पेड़ की फेरी लगाती हैं और मत्था टेककर अपने गुरु की श्रम साधना स्थली का आशीर्वाद देकर जाती हैं। सीर गोवर्धनपुर के रहने वाले निवासी और अपने को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वंशज बताने वाले स्थानीय नागरिक संतोष कुमार ने बताया कि इमली के पेड़ में लोगों की काफ़ी आस्था है। यहाँ की मिट्टी को भी लोग पूजते हैं। यह इमली का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है।
यहाँ पर पहले बहुत ही पुराना पेड़ हुआ करता था, जिसके बाद वो गिर गया और यह पुनः उसी स्थान पर इमली का पेड़ निकला हुआ है। इस स्थान पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बैठकर सत्संग किया करते थे। यहाँ पर देश ही नहीं विदेशों से भी लोग मत्था टेकने पहुँचते हैं। पेड़ का महत्व यही है कि उस जिस जयंती मनाते हैं, हजारों लाखों लोग आगे इसको नमस्कार करते हैं। और इसकी पत्तियों का जो पत्ती मिल जाए एक आध, उसका जैसे कोई प्रसाद के माफक ले जाते हैं खाने के लिए। जैसे किसी ने ब्याह शादी करना है, उसमें एक पत्ती डाल ली, उसका बहुत बड़ा महत्व समझते, इसलिए पत्तियों में ले जाते हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजन टिकरी के मंगलम वाटिका में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह मौजूद रहे। जिला पंचायत पूनम मौर्य मौजूद रहीं। सर्वप्रथम लोगों को पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण देकर स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि का संबोधन हुआ। तत्पश्चात CRC वाराणसी भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र PMDK वाराणसी द्वारा एवं दिव्य समाज व महिला तथा दिव्यांग उत्थान सेवा ट्रस्ट वाराणसी के सहयोग से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जनपद वाराणसी के सराय डंगरी कला टिकरी में 6 एवं 14 जनवरी को तथा दिव्यांग पीठ गेंदा सिंह की पाही तारापुर टिकरी में 8 जनवरी को चिन्हांकन शिविर संपन्न कराया गया था। चिन्हांकन उपरांत राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत लगभग 302 वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगजन पात्र पाए गए। इन पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण सामग्री हेतु कार्यक्रम CRC वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 30 लाख रुपए के उपकरण बांटे गए और तकरीबन 300 लोग लाभान्वित हुए। सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। उनके संसदीय क्षेत्र में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, खास तौर से बुजुर्गों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो जिनको इस अवस्था में जरूरत किसी चीज़ की होती है। हमारे ये विभाग गांव से एक खोज कर ले आकर कैंप लगाकर ऐसे लोगों को ये जो उपकरण यहाँ वितरण किया जा रहा है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और पुनः बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को जरूरतमंदों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद। घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी दिव्या भारद्वाज का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार दिव्या भारद्वाज ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ शिव स्तुति तत्पश्चात पारंपरिक कथक एवं समापन भाव नृत्य से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन हरि लहारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में गौरव श्रीवास्तव एवं समूह द्वारा शास्त्रीय फ्यूजन का कार्यक्रम हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त असरालिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के श्री गौरव श्रीवास्तव एवं उनके समूह के द्वारा शास्त्रीय फ्यूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गौरव कीबोर्ड और गिटार पर, एंटोनियो सैक्सोफोन पर तथा तबले पर सोमेश्वर नाथ तिवारी ने मिलकर शास्त्रीय एवं पश्चिमी संगीत के संगम को बेहद सुंदर एवं सहज स्वरूप में प्रदर्शित कर वहां बैठे प्रत्येक श्रोता के हृदय को अनुग्रहित किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। जन सामान्य को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चौका घाट पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भव्य उद्घाटन हुआ। जन सामान्य को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी जिले के चौका घाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र दयालु गुरु द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय चौका घाट,
वाराणसी की प्राचार्य एवं अधीक्षक प्रोफेसर नीलम गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के खुलने से स्थानीय लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार आम जन के स्वास्थ्य को लेकर लगातार गंभीर और संवेदनशील है तथा जन औषधि योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वहीं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नीलम गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खुलने से बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अब महंगी दवाइयों के स्थान पर काफ़ी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी, जो सही मायनों में ज़रूरतमंदों की सेवा है। कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद परिषद वाराणसी इकाई के महामंत्री डॉक्टर उमाकांत श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रसन्न कुमार, गौरव राठी PRO, पूर्व पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव मुन्ना सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत केंद्र संचालक एवं वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी गणों द्वारा किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।